क्लास 9 के प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में बल तथा गति के नियम, ठीक है, फोर्स। तो इसमें सबसे पहले आया चर्चा बल। तो बल है क्या, बल कहते हैं किसको है, क्या है बाबू, बल है क्या, इसको अच्छी ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। बोलेंगे बल है क्या, बोलेंगे धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि बल ताकत ने किसी चीज को आराम से क्या करते हैं बाबू, धक्का देते हैं और किसी वस्तु को क्या करते हैं, आसानी से खींच लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। बल का ऐसा ही मतलब होता है न्यूटन। बल का ऐसा ही मतलब क्या होता है बाबू, न्यूटन होता है। न्यूटन होता है, इससे ये सदिश राशि होता है और इनमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। इसमें परिणाम और दिशा क्या होता है बाबू, दोनों होता है। ये जो है किसी वस्तु को आसानी से खींच भी लेंगे और दिशा को क्या करेंगे बाबू, चेंज भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए बल के प्रकार, बल कई प्रकार के होते हैं। देखिए स्पर्श बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं, ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में रहकर बल का अनुभव करता है। क्या बोलेंगे, यानी दो वस्तु है, एक बताइए ये वस्तु है और इधर ये वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु है और दोनों वस्तुएं स्पर्श यानी संपर्क में रहकर बल का क्या करता है बाबू, अनुभव करता है, उसे स्पर्श बल कहते हैं। जैसे चापाकल हो गया, चापाकल मतलब कि चापाकल चलाना, साइकिल चलाना, ये कौन सी हो गया, स्पर्श बल हो गया। जब तक कोई सही से बल नहीं लगाएंगे तब तो वो साइकिल आगे बढ़ेगा नहीं। कॉल हो गया, कॉल आप नल चलाते होंगे और ऐसे करके मतलब कि नीचा ऊपर करते हैं तब पानी देता है या नहीं तो नहीं देता है, तो हम क्या समझेंगे, ये स्पर्श बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब दूरी पर किया गया बल, दूरी पर किया गया बल, तो बोलेंगे जब बल जो किसी वस्तु को संपर्क में किए बिना, वस्तु के मतलब कि ध्यान दीजिए कि वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क किए बिना उस वस्तु पर आरोपित होता है, उसे दूरी पर किए गए बल कहलाता है। अब कोई बल नहीं लगाएंगे, अब वो सा कौन बल है, तो बोलेंगे विद्युत बल, चुंबकीय बल। ये कौन से बाबू, विद्युत बल और चुंबकीय बल। कोई पर कोई बल करते हैं, लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बंधु कौन सी, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल इत्यादि। ये बहुत सारा है। अब देखिए विद्युतीय बल क्या है, विद्युत बल क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए विद्युत आवेशों के बीच क्रियाशील बल को विद्युत बल कहते हैं। ध्यान से समझेंगे फिर से, विद्युत आवेशों के बीच क्रियाशील बल को विद्युत आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है कि चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। बोलेंगे चुंबक के ध्रुवीय के बीच लगने वाले, बोलेंगे चुंबकीय बल कहते किसको है, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल है क्या, मैग्नेटिक फोर्स। बोलेंगे चुंबक के ध्रुवीय के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप चंबुक को सटाए होंगे, चंबुक को बचपन में लेकर खेलते होंगे। लोहे के बीच लोहे की कील इत्यादि ये सब होता है ना। लोहे की कील जो होता है वो चुंबक में क्या होता है बाबू, चिपक जाता है और उसके मतलब कि जो बीच की जो दूरी, मतलब कि जो बीच की जो ध्रुव होता है वो क्या करते हैं बाबू, बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। देखिए लोहे की कील या उसके बाद लोहे की पील इत्यादि, ये सभी क्या है बाबू, चुंबकीय बल है। चुंबकीय मतलब कि वो क्या करता है, आकर्षित करता है, खींच लेता है। अब देखिए गुरुत्व बल क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्व बल बोलते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या बोलते हैं बाबू, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं।
अब एक चीज़ बताइए, जो पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, हर एक वस्तु है जो पृथ्वी वो क्या करता है, देखिए इस जगह पेन आप रखे होंगे, अगर इसको छोड़ते होंगे तो वो जरूर नीचे गिरता है। तो किसके कारण गिरता है? गुरुत्व बल के कारण वो गिरता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं किसी वस्तु, यानी बोलते हैं पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जो अपनी ओर क्या करता है बाबू, खींचता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी जो अपनी ओर खींचता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे पेड़ की टहनी से पत्ती की गिरना, अब पेड़ में लगा हुआ है, अब पत्ती क्या होगा बाबू, नीचे गिरा। जैसे आम का पेड़ लगा हुआ है, आम टूट कर नीचे गिरा, ये किसके कारण गिरा? किसके कारण गिरा? गुरुत्व बल के कारण, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसके कारण ही गिरा। चलिए अब परिणामी बल। परिणामी बल क्या होता है? यानी किसी वस्तु पर लगने वाले वैसे बल जो केवल उस वस्तु पर एक साथ क्रियाशील अनेक बलों के कारण प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे परिणामिक बल कहते हैं। अब अनेक बार देखो क्या फिर क्या पढ़ रहा है, ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है और लगने वाले वैसे बल, मतलब कि अलग से बल जो अनेक, मतलब कि जो अकेला उस वस्तु पर एक साथ क्रियाशील अनेक बलों के समान प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, परिणामिक बल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित बल, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलेंगे? जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल इस प्रकार क्रियाशील हो और उसका परिणाम बल शून्य हो जाता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। आप रस्सा रस्सी खेले होंगे, खेले हैं या नहीं? 5 गो इधर 5 गो इधर, अब दोनों को खींचते हैं, बराबर क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, इधर से वो इधर से ये, दोनों खींचता है और दोनों एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, संतुलित बल कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, संतुलित बल कहते हैं। इधरों से फर्श लगाया, इधरों से लगाया, और नहीं इधर हो रहा है नहीं उधर हो रहा है, अगर जो होबो करेगा दोनों एक ही साथ होगा, तो ये हम कौन सी बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, बैलेंस फोर्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वह संतुलित बल, अनवायलेंस फोर्स, अनवायलेंस नहीं कहते, कभी कभी साइकिल पर से गिर जाता है, ओ अनवायलेंस हो गया, ओह अनवायलेंस हो गए, ऐसा आप जरूर कहते होंगे। अभी उसको क्या कैसे बोलेंगे, जब अनेक बल किसी वस्तु पर एक साथ क्रियाशील हो और उसका परिणाम बल शून्य नहीं हो, शून्य क्या हो बाबू, नहीं हो, उसे असंतुलित बल कहते हैं। अब वो संतुलित बल है, आप मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं, क्या है बाबू, साइकिल चला रहे हैं, और ये साइकिल इधर से जा रहा है, इधर से कोई व्यक्ति आया मोटरसाइकिल से इधर घुमा दिया, क्या हो गया बाबू, इधर क्या हुआ, घुमा दिया। तो ये जो बैलेंस जो बना हुआ इधर सीधा जाने का, वो बैलेंस को क्या किया बाबू, हटा दिया गया। तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू, असंतुलित बल कहते हैं। नहीं मतलब कि उसमें क्या किया बाबू, परिणामिक बल शून्य नहीं हुआ, और उसी को हम बोलते हैं असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे, अभिलंब बल क्या है, नॉर्मल बल, अभिलंब, ध्यान दीजिएगा, जब स्पर्श बल वस्तु के संपर्क के साथ लंबवत लगाए गए बल को अभिलंब बल कहते हैं। लंबवत मतलब कि सीधा, लंबवत लगाए गए बल को अभिलंब बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब स्पर्श बल वस्तु के संपर्क के साथ संपर्क के सतह के लंबवत, ये सतह है उसके लंबवत, ये दीजिए ये सतह है, ये है, और यहाँ पर जो है डायरेक्ट सीधा लंबवत लगाए गए बल को अभिलंब बल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब उसके बाद है कि तनाव। तनाव क्या है, बोलेंगे जब किसी वस्तु को एक डोरी से बांध कर डोरी को तान दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। आप एक चीज बताइए, यहाँ पर एक क्या है, ये कलम है, ठीक है, ये कलम है, और ये धागा को यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर बांध दिए और इसको पूरी तरह से टाइट कर दिए, इसी को क्या बोलते हैं, तनाव कहते हैं। आप गांव घर में क्या करते होंगे, एक अलगनी बनाते हैं,
बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। उस रस्सी को क्या करते हैं, घर के छड़ से लेकर एक बाँस में बाँध दिया जाता है और वो जो तनाव जो होता है वो बीच में, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? तनाव बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू, कौन सी? घर्षण बल। घर्षण बल किसको बोलेंगे? चलिए घर्षण बल बोलेंगे जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर सरकती है या लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है, तब स्पर्श आने वाले सतह के बीच घर्षण बल होता है। उसे हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। वो क्या करता है बाबू? गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, जब कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं तो क्या करता है, और ये भी जो है कार्य करता है और ये भी कार्य करता है। अब चप्पल जो घस जाते हैं, ये कारण क्या है? ये मतलब कि ये घर्षण बल के कारण वो क्या करता है, चप्पल जो होता है खाया जाता है, मतलब कि खींच जाता है। तो वही कह रहा है कि जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर क्या करता है, वो सरकती है, मतलब कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाती है या लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है, तब स्पर्श आने वाली सतह के बीच घर्षण उत्पन्न होता है। और एकरा मतलब कि दोनों के बीच क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। गति के क्या बाबू? विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? घर्षण बल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बल और गति के नियम। बल और गति के नियम क्या है? यानी प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रूप में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। क्या रहता है बाबू? एक समान अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे, मतलब कि बाहरी बल नहीं लगे। उसके बाद है कि जब दूसरी शब्दों में अगर वस्तु पर लगने वाले बाहरी बल हटा दिया जाए, मतलब कि हट जाता है, तब क्या होता है? अगला है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह हमेशा विराम अवस्था में ही रहेगा। मतलब कि जो रुका हुआ वस्तु है वो सिर्फ रुका ही रहेगा, चलेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे यदि वस्तु गति कर रही है, यदि वस्तु क्या कर रही है बाबू? गति कर रही है, तो उसी एक समान गति से चलती रहेगी। एक समान गति से चलती रहेगा कि नहीं? ये क्या है बाबू? ये जो है बल और गति के नियम है। बल और गति के क्या है बाबू? ये नियम है। जितना भी लिखा है बल और गति के ये नियम है। ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, गैलीलियो और गैलीलियो, ध्यान दीजिएगा। गैलीलियो और गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी में इटली में पीसा शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? पीसा शहर में हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी। मतलब कि प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, नेचुरल चीज में उसमें रुचि था। लेकिन परंतु पिता बेनिजो गैलीलियो उन्होंने चिकित्सा बनाना चाहते थे, मतलब कि उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे उसका पिताजी। ठीक है, आगे बढ़ते। गैलीलियो ने 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इसीलिए इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए। मतलब कि वो काम को क्या किया बाबू? नामांकन ले लिया लेकिन पूरा नहीं किया। उसको वास्तविक में रुचि गणित में थी। मतलब कि पढ़ाई लिखाई में जो था वो कौन सी में था, उसको वास्तविक में वो गणित में ही रुचि रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के कितने नियम होते हैं? न्यूटन के 3 नियम होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या करता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है तब तक कि
जब तक कि पर कोई बाह्य बल ना लगाए। ये क्या होता है बाबू? न्यूटन का प्रथम नियम हम बोलते हैं। प्रथम नियम कहता है कोई वस्तु आराम में है, स्थिर है या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं, जब तक कोई की बाहरी बल ना लगा जाए। जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक इधर से उधर नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है? ये न्यूटन का पहला नियम है। ये न्यूटन का क्या है बाबू? पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कर रहा है? कहता है किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रम समानुपाती होता है। यानी बल समानुपाती P/T, लेमडा P/T बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं क्या बाबू? यानी फोर्स अनुपात P/T यानी समय। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। तीसरा नियम क्या कर रहा है न्यूटन के? तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। यानी जत्ते बल बाबू इधर से लगाएंगे उतने उधर से लगेगा। इसी को बोलते हैं कौन सी बाबू? न्यूटन की तृतीय नियम कहता है जत्ते तुम लगाएगा उतने बराबर में वो लगाएगा। वही बात कर रहे थे। कौन कर रहा था? न्यूटन के तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है, उल्टा। अब एक बात बताइए, जत्ते जोर से हम दीवार में फेंक मारेंगे तो उतना ही उधर से लगेगा। उल्टा विपरीत हो रहा है नहीं, मारेंगे तो स्वाभाविक है कि हाथ टूटेगा। हाथ मारेंगे तो क्या इनमें फूल से नहीं लगेगा, उसमें मतलब कि टूट जाएगा? ऐसा संभव है नहीं। जितना जोर से लगा और उसके विपरीत दिशा में वो भी कार्य करता है। यानी फोर्स बराबर फोर्स, मतलब कि दोनों जो होता है एक दूसरे के प्रतिक्रिया देती है। क्या देती है? कि जितने तुमको लगे उतने बराबर में उसको भी लगेगा। नहीं, चलिए आगे बढ़ते। ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम, संवेग किसको बोलेंगे? यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। गुणनफल को संवेग कहते हैं। फिर से समझेंगे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान क्या होता है? जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ये द्रव्यमान हो गया ने। द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी P बराबर mv, यानी इसका SI मात्रक होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड समय होता है। ठीक है, और संवेग की दिशा वही होता है जो वस्तु की वेग का होता है। क्या होता है बाबू? संवेग की दिशा वही होता है जो वस्तु के वेग का होता है। ठीक है, चलिए। त्वरण, त्वरण किसको बोलते हैं? त्वरण क्या है? क्या बोलेंगे? वस्तु की अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनी रहने की प्रवृत्ति को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? त्वरण कहते हैं। फिर से समझेंगे। वस्तु की अपनी, ध्यान देने की, वस्तु की अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। डिजिटल बोर्ड है और इसको डिजिटल बोर्ड में अच्छी ढंग से लिखेंगे और अच्छी ढंग से आपको हम समझाएंगे। ऐसे हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये हम सोचते हैं कि ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है हम शॉर्ट में पढ़ के और आपको मतलब कि समझाने के बहुत ही प्रयास करते हैं ताकि समझे। ठीक है, इसीलिए हम इसे बताते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा तो बेहतर रहेगा। नहीं, त्वरण दो प्रकार के होते हैं। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? दो। विराम का त्वरण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए। कहता है जिस त्वरण के कारण वस्तु विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति रहती है, विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है, उसे विराम का त्वरण कहते हैं। ध्यान दीजिए। जब हम मोटरसाइकिल बस में खड़े होते हैं तो मोटरसाइकिल बस अचानक चलती है तो इस स्थिति में पीछे की ओर झुक जाते हैं, या नहीं? तो विराम का क्या है? ये त्वरण है। एकाएक जो मोड़ पर रहते हैं, एकाएक इधर टर्न लेते हैं, ऐसे करके घूमते हैं तो आप लोग जरूर झुके होंगे। तो झुकने का कारण कौन है?
होता है विराम का त्वरण, एकाएक मोड़ लेते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं, झुक जाते हैं, है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गति का त्वरण। गति का त्वरण क्या होते हैं, वस्तु का वह गुण, क्या बोलेंगे, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह एक समान गति में रहना चाहती है, एक समान गति में रहना चाहती है, और उस वस्तु की गति का त्वरण होता है, गति का त्वरण कहते हैं। मतलब कि जैसा है वैसा ही में रहना वो चाहता है, मतलब कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह एक समान गति में रहना चाहता है, एक समान गति में रहना चाहता है, उससे गति का त्वरण कहते हैं। उसमें कोई तरह का चेंज जो हो जाएगा तो समस्या ही आ जाएगी। चलिए आगे बढ़े। चलिए आपको अच्छी ढंग से मतलब कि दिखाई नहीं देता होगा, तो इसलिए हम इसे कॉपी को कर दिए। कहता है बस या रेलगाड़ी के अचानक झुकने से पीछे की ओर झुकते हैं क्यों। तो कि एग्जाम में भी पूछता है और घर घर में, गांव घर में भी पूछता है, तुम लोग बगल बगल जाता है रास्ता में, गाड़ी में जाता है एकाएक झुक जाता है, ऐसा क्यों। मोटरसाइकिल पर जाता है एकाएक ब्रेक मारता है, मोड़ता है, पीछे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है, तो ध्यान दीजिएगा, बोल दीजिएगा। ये जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद अचानक चलना शुरू करती है तो उस पर सवार व्यक्ति की पैर और फर्श के संपर्क घर्षण बल के कारण पैर भी क्या करता बाबू, मतलब कि चलना शुरू कर देती है, जबकि उसके शरीर की ऊपरी भाग त्वरण के कारण विराम की अवस्था में बनी रहती है और वह गति की विपरीत दिशा में क्या होता है बाबू, झुक जाता है, गति की विपरीत दिशा में झुक जाता है। तो बाबू अब एक चीज़ है कि हम ट्रेन पर चल रहे हैं तो एक बात स्वाभाविक है कि ये विराम में है, लेकिन गति शरीर क्या है, वो गतिशील है। जखने यहाँ पर रुका पटाख से क्या होगा, आगे की ओर झुकेगा, लेकिन वो क्या होता है, संतुलन। आप कभी गेंद को उछालते होंगे, ट्रेन में गेंद को उछालिए तो गेंद को उछालिएगा तो उसमें क्या होगा, हाथे में आकर गिरेगा, क्योंकि वो भी गति में रहता है और हम भी गति में रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, हाथ में गेंद चला आता है ना, ध्यान में कभी गौर से इसे कीजिएगा तब पता चलेगा। ठीक है आगे बढ़े। चलिए, कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कारण अलग हो जाता है क्यों, क्यों हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। कंबल को झटकने से पहले कंबल तथा धूल के कण विराम अवस्था में रहता है। वो कहता है बाबू विराम अवस्था में रहता है, जमा हुआ रहता है। तो कंबल को झटकने से कंबल गतिमान हो जाता है, क्या होता है बाबू, गतिमान होता है और हिलने डुलने लगता है। तो विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण वही स्थिर रहता है तथा कंबल से अलग होकर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे गिर जाता है। अब उसको झटकेंगे तो स्वाभाविक है कि उससे हटेगा, और उससे हटेगा तो विराम जड़त्व के कारण पृथ्वी पर वो गिरेगा ही, जमीन पर गिरेगा ही। क्यों गिरता है आपको समझ में अच्छी ढंग से चला है। अब ध्यान दीजिएगा, पेड़ की शाखा को हिलाने पर फल और पत्तियों का झरना क्यों गिरते हैं, वजह वही है, हिलाते हैं। वो कहता है बाबू विराम अवस्था में रहता है, ऐसे समझना है कि वो विराम अवस्था में रहता है। विराम अवस्था रहने के कारण क्या होता है, वो ऐसा ही रह जाता है, लेकिन जब उसको हिलाते हैं तो वो क्या होता है बाबू, गति में चलाता है, और गति में आने के कारण वो पत्ते मतलब कि पेड़ की जो टहनी है या फल है उससे क्या होता है, दूर हो जाता है, और गुरुत्वा मतलब कि विराम गुरुत्व के कारण वो पृथ्वी पर मतलब कि गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है चलिए, अब दिशा। तो ध्यान दीजिएगा, दिशा जड़त्व किसको बोलते हैं, दिशा जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह सरल रेखा में गति करना चाहती है, सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गति करना चाहते हैं, उसे दिशा जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, दिशा जड़त्व कहते हैं। अब देखो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसको बोलेंगे, यानी मास बोलेंगे किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, वस्तु की ध्यान देना कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक ग्राम केजी होता है, क्या होता है बाबू, ग्राम केजी होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर, जड़त्व और द्रव्यमान कहता है जब किसी वस्तु अब ध्यान दीजिए गुण या प्रवृत्ति होती है,
गुण या प्रवृत्ति होती है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के जड़त्व की उसके द्रव्यमान से मापे जाते हैं या नहीं? बिल्कुल। द्रव्यमान स्वयं से ही मापी जाने वाली राशि होती है, वो स्वयं से ही मापी जाती है। ठीक है, तो हम इसका पूरा का पूरा आपको हम ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।